औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए है वो है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो हमने स्टार्ट करने हैं टेरिडोफाइट्स के बाद। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स, यानी कि ये स्पर्मा वर्ड से निकला सीड। जिम्नोज एंड स्पर्मा नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं। ये इन्हें स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। यहाँ से जितने भी प्लांट्स हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स कहलाते हैं, यानी वो प्लांट्स जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले आपने देखा टेरिडोफाइट्स में कि वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम थे, उनके अंदर किसी किस्म के सीड की प्रोडक्शन नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर स्पोरोफिल्स होंगे जो खास किस्म के लीव्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनमें सीड्स और ओव्यूल दोनों की प्रोडक्शन देखी जाती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है जिम्नोस्पर्म्स वर्ड का मतलब है नेकेड सीडेड प्लांट, यानी ये वो प्लांट्स हैं जिनके सीड्स फ्रूट के बाहर लगे हुए होते हैं। यहाँ पर फ्रूट की प्रोडक्शन नहीं है। फ्रूट मैंने इसलिए एग्जांपल दी कि मोस्टली आपने देखा फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, जैसे एप्पल के अंदर, मैंगो के अंदर, ऑरेंजेस के अंदर सीड्स होते हैं, तो फ्रूट के अंदर एग्जिस्ट करते। दीज आर ऑल द मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में कॉन्स की प्रोडक्शन होती है और उन कॉन्स के बाहर जो है वो सीड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें नेकेड सीडेड प्लांट्स कहते हैं कि इनके अंदर सीड्स जो है वो नेकेड होते हैं, उनके बाहर किसी किस्म की कोई कवरिंग मौजूद नहीं होती। ये जिम्नोस्पर्म्स के कुछ मेंबर्स हैं जो हम मोस्टली देखते हैं हिली एरियाज के अंदर। ठीक है, ये सिट्रस देवदारा है जो कि देवदार का दरख्त है, जो कि हमारा नेशनल ट्री भी है। ये एक प्लेटिक्लेडस की एक स्पीशी है। इसी तरह से कॉमनली आपको जो है एबी स्पिंड्रो, मरी और इससे ऑनवर्ड जितने पहाड़ी इलाके उन सब में ये कॉनिफेरस ट्रीज बहुत कॉमन है। पाइनस की कुछ स्पीशीज यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में भी इवन मिल जाती हैं। और वैसे जो है वो ये भी हिली एरिया का एक प्लांट है। इसके अलावा ये क्यूप्रस की स्पीशीज़ हैं। जूनीपेरस ट्रीज भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में और इन हिली एरियाज में भी। और ये जिनको बाइलोबा, ये भी हिली एरिया का एक प्लांट है। ये सारे जो है जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर आपको कॉलेज में मोस्ट कॉमनली साइकस की स्पीशीज़ मिल जाएंगी, साइकस का प्लांट। इसके अलावा आपको कॉलेज में थूजा की एक स्पीशी मिल जाएगी जिसे हम मोरपंख कहते हैं। तो ये सारे जो है वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जिम्नोस्पर्म्स के अगर हम फीचर्स देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो नेकेड सीडेड प्लांट्स हैं। ठीक है, और इनको जो है स्पर्मेटोफाइटा भी कहा जाता है, यानी ये सीड प्लांट्स हैं। इनमें जो स्पोरोफिल्स हैं वो बेसिकली उनके ऊपर एक्सपोज्ड पोजीशन में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। सीड बेरिंग प्लांट्स जो हैं ये एंशियंट टाइम से इंट्रोड्यूस हुए और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बाद बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनकी जिम्नोस्पर्म्स की, जिसमें से बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, अब उनका कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें सीड्स जो हैं वो लीव्स के साथ अटैच होते हैं। एफिड्रा आप एक एग्जाम्पल इसमें पढ़ेंगे, डैट बिलोंग्स टू जेनिटेलीज। फिर कोनीफेरेलिस के अंदर आप पढ़ेंगे पाइनस की एग्जाम्पल, और एक जो है वो साइकस इसका प्लांट है जो कि मोस्ट कॉमन है। तो ये 3 स्पीशीज आप यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में स्टडी करेंगे। जनरल अकाउंट अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म्स का तो 70 जेनरास और 725 स्पीशीज इसकी लिविंग है, जबकि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लिहाज से अगर हम देखें तो उसके फीचर्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि इनके अंदर प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स मौजूद है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में यहाँ सीड की प्रोडक्शन है, ओव्यूल है, हाँ स्टिल अभी फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती इनमें। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो टेम्परेट, ट्रॉपिकल और आर्कटिक तीनों तरह के जोन्स में ये एग्जिस्ट करता है। जीरो फिटिक होते हैं, इसलिए इन्होंने अपने लीव्स को मॉडिफाई कर दिया होता है नीडल लाइक में। इसी तरह से नीडल लाइक शेप के अंदर मीडियम साइज इनमें जो है वो ट्रीज होते हैं। साइकस उसकी एग्जाम्पल है जिसका ट्री जो है वो आपके कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल सामने जो है वो लगा हुआ है, मीडियम साइज ट्री है। टॉल ट्री में पाइनस की एग्जांपल है, और एफिड्रा खुद एक श्रब है, यानी उसमें ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेम है ना वुडी स्टेम है, बल्कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है वो उसका एग्जिस्ट करता है। हर्बेशियस और क्लाइंबिंग हैबिट्स के अंदर जो है वो अगर आप देखें तो वो किसी कोई भी जिम्नोस्पर्म का मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता, या तो श्रब्स हैं या फिर ट्रीज हैं, छोटे और मीडियम साइज, बड़े साइज के।
वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, क्योंकि आपने देखा टेरिडोफाइट्स में भी स्पोरोफिटिक जनरेशन ही कॉमन थी, तो यहाँ पर भी स्पोरोफाइट है। प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएटेड है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें स्टेम की बात करते हैं हम, तो स्टेम एरियल और इरेक्ट है। साइकस के अंदर अगर आप देखें तो अनब्रांच स्टेम है, उसमें सीधा एक ही ब्रांच होती है स्टेम की, और एक ही यानी मेन एक्सिस पर स्टेम होता है और उसके लीव्स आगे से निकल रहे होते हैं। पाइनस, टेक्सिस और एफिड्रा के अंदर ब्रांच स्टेम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब ये आपके पास एक साइकस का ही मेल प्लांट है। इसमें अगर आप देखें तो ये मेल प्लांट ऑफ साइकस, ये भी बहुत कॉमन है, कॉलेज में भी आपको इजीली अवेलेबल होता है। इसके सेंटर में ये जो येलो कलर का नजर आ रहा है, इसकी कोन है। अब ये देखिए सारे लीव्स हैं, एक सिंगल पॉइंट होगा जहां से इस सारे लीव्स अराइज हो रहे हैं। रिड्यूस स्टेम है इसका, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो है वो ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही स्टेम के अंदर। ये इसकी कौन है, मेल कौन साइकस की। ठीक है, इसी तरह से ये साइकस का फीमेल प्लांट है। ऐसे ही प्लांट आपके कॉलेज में भी लगा हुआ है, और ये देखें सिंगल एक ही मेन एक्सिस मेन स्टेम है और उसके ऊपर सारे लीव्स अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली साइकस है फीमेल। और ये इसकी कौन है, ये मैंने हर्बेरियम की कलेक्शन के दौरान भी बताई थी कि हर्ब जब हम कलेक्ट कर रहे थे हर्बेरियम बनाने के लिए, कि ये जो है ना वो अंदर की तरफ लगी होती है। ये जो आपको रेड रेड नजर आ रही है इसके ओव्यूल्स हैं, जबकि बाहर जो है वो सारी इसकी फीमेल कोन है, जिसे हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं, जो मेगास्पोर बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस तरह पाइनस देखे तो पाइनस ये इस तरह नीडल लाइक उसके लीव्स होते हैं। ये फीमेल कौन है पाइनस की जो यहाँ पर दिखाई हुई है, और इसमें बहुत सारी ब्रांचिंग है इसके स्टेम के अंदर। इसी तरह ये मेल कौन है पाइनस की, जो छोटी होती है साइज में, और इसमें देख लें कि आपके पास जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज हुई है। यहाँ साइकस और पाइनस की कोन्स में अगर आपने गौर किया तो साइकस की मेल कोन बड़ी है, पाइनस की मेल कोन छोटी है। साइकस की फीमेल कोन छोटी है और पाइनस की फीमेल कोन बड़ी है। कंपैरिजन में ये देखें फीमेल कौन है पाइनस की, ये तो कॉमनली आप ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह ये एफिड्रा है, एफिड्रा का प्लांट है, इसमें मेल फीमेल होते हैं। तो ये मेल प्लांट पर ये स्ट्रॉबिलाई लगे हुए हैं, मेल स्ट्रॉबिलाई। इसी तरह जो फीमेल प्लांट है उसके ऊपर ये फीमेल स्ट्रॉबिलाई जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये हम बात करते हैं कि ये आ जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर्स में। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, वेस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल कोलेटरल है। कोलेटरल का वर्ड मतलब अब तक आपको पता चल गया होगा कि उसमें बंडल की फॉर्म में जाइलम फ्लोएम अरेंज होता है, फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर। एंड आर्चा यानी अंदर वाले सेल पहले और बाहर वाले सेल बाद में ग्रो करते हैं। ओपन है, बिल्कुल ओपन शेप में होते हैं, या समटाइम रिंग की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं। स्टेम इसका हार्ड और ग्लैब्रस है। ग्लैब्रस का मतलब स्मूथ होता है और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। विद रेफरेंस टू एफिड्रा ये बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से ज्वाइंटेड इंटरनोड्स आपको एफिड्रा में नजर आती है और उसका फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है, ग्रीन इन कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर एफिड्रा का स्टेम जो है, क्योंकि वो एक श्रब है तो वहाँ वो जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है जिम्नोस्पर्म में वो अगेन टू टाइप्स के हैं। माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं, स्मॉलर और स्केल लाइक लीव्स, जबकि मेगाफिलस लीव लार्ज वेल डेवलप्ड है। फोलिएज लीव्स भी यहाँ हम उन्हें कह सकते हैं। उनके इर्द गिर्द एडिशनल वैक्सी लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर भी मौजूद है। तो लार्ज वेल डेवलप्ड लीव्स जो है वो साइकस और पाइनस में आप ऑब्जर्व उन्हें कर सकते हैं। लीव्स फिर सिंपल और कंपाउंड है। साइकस के अंदर सिंपल लीव्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। साइज भी उनका वेरी करता है, लार्ज साइज भी होता है और जो है स्मॉल साइज भी होता है, स्केल लाइक। ठीक है, जो मेगाफिल्स है साइकस की, उनकी लेंथ जो है वो वेरी करती है, वो तकरीबन 6 फीट तक भी ऑब्जर्व की गई है। लीव्स जो है वो रेटिकुलेट, पैरेलल और डाइकोटमस टाइप ऑफ विनेशन शो करते हैं। रेटिकुलेट विनेशन क्या होती है? विनेशन मींस वेन्स की अरेंजमेंट की बात करें। रेटिकुलेट का मतलब है ये अगर लीफ है तो इसमें इस तरह से बहुत सारी जो है वो वेन्स नेटवर्क की फॉर्म में अरेंज है। पैरेलल का मतलब है कि अगर ये लीफ है तो इस तरह से सारी वेन्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल एक्सिस पर रन कर रही होंगी। और डाइकोटमस आपको पता है कि हर एक लीफ में अगर ये मेन है तो इसकी आगे से 2 ब्रांचेज हैं, फिर इधर से भी 2 ब्रांचेज निकलेंगी,
फिर आगे इसकी भी 2 ब्रांचेस, तो हर एक की 2-2 ब्रांचेस है, तो वो डाइकोटमस टाइप ऑफ वेनेशन है। लीव्स की अरेंजमेंट ऑपोजिट और डी कसेट है। ऑपोजिट और डी कसेट लीव्स कौन से होते हैं? ऑपोजिट वो लीव्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, ठीक है। और जो डी कसेट है उसका मतलब है कि यहाँ पर क्रॉस लाइक अरेंजमेंट जो है वो बना रहे हैं लीव्स की, जैसे फिड्रा में होता है, वर्ल की फॉर्म में साइकस में है, और टेक्सस के अंदर स्पाइरल अरेंजमेंट है। अब देखें ऑपोजिट याद रखना है। ऑपोजिट वर्ड का मतलब है, ये टर्म्स लीव्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पेपर बी में। ये एक नोड है, यहाँ से एक नोड से दोनों साइड्स के ऊपर लीफ निकल रहे हैं, तो ये ऑपोजिट है, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है कि ये एक नोड है, सॉरी स्पाइरल का मतलब है कि ये एक नोड है, इसमें से एक साइड से एक ही लीफ निकल रहा है, फिर दूसरी नोड से ऑपोजिट साइड पर दूसरा लीफ जो है वो राइज होगा। जबकि हम बात कर रहे हैं इसके अलावा वर्ल की, वर्ल का मतलब एक नोड से दोनों साइड्स पर भी लीव्स हैं, सामने और बैक पर भी 2 लीव्स निकल रहे हैं, तो ये वर्ल बनाते हैं, ठीक है। घेरा जिसे कहते हैं सर्कल की फॉर्म में। तो पाइनस के लीव्स नीडल लाइक है, साइकस के लीफलेट्स बाइफिशियल है क्योंकि वो कंपाउंड लीफ बनाते हैं मोस्टली, ट्रायंगुलर होंगे पाइन नीडल्स में, ठीक है। तो एग्जांपल्स दी हुई है। रूट की बात करें तो टैप रूट है मोस्ट कॉमन जेनरा इन पाइनस एंड साइकस। कोरेलॉइड है, माइकोराइजल एसोसिएशन साथ होती है। कोरेलॉइड का मतलब डाइकोटमस ब्रांचिंग हुई हुई होगी रूट्स के अंदर भी, साथ माइकोराइजा यानी फंजाई की एसोसिएशन होगी इन प्लांट्स के साथ, और ये मोस्टली होती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। तकरीबन 95% प्लांट्स जो है ये एसोसिएशन बनाते हैं, और उनसे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है, और दूसरा जो है वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी रूट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के जो मेंबर हैं वो बहुत ज़्यादा सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की। सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम, उसकी वजह से प्लांट की विर्थ यानी मोटाई इंक्रीज होती है। फिर एनुअल रिंग्स बनती है। एनुअल रिंग्स आपको पता है कि अगर हम दरख्त को काटें, उसके स्टेम को, उसकी जो लकड़ी है, तो उसके अंदर आपको गोल गोल जो है वो नजर आते हैं लाइंस, वो है रिंग्स। वो रिंग्स क्या है? हर एक साल के बाद एनुअल, जब एक साल गुजर जाता है तो सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होती है, तो वो रिंग्स बनती है, तो ये जो है एनुअल रिंग्स कहलाती हैं। एनुअल रिंग्स जो है वो वुड के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से होती है, ऐसी वुड सेकेंडरी वुड कहलाती है। पाइनस और टेक्सास के अंदर कैम्बियम बहुत एक्टिव होता है। पिथ और कॉर्टेक्स जो है वो दोनों रिड्यूस्ड हैं, जबकि वुड इनमें जितने भी सेल्स होंगे वो डेंसली पैक्ड होंगे। जाइलम में वेसल्स यहाँ पर नहीं है, यानी इसका मतलब ये वो आपने पीछे पढ़ा लास्ट मेंबर ऑफ टीरोप्सिडा में, यानी कि मार्सिलिया के अंदर के वहाँ वेसल रिपोर्टेड थी कुछ स्पीशीज में, तो यहाँ पर एफिड्रा के अलावा बाकी किसी में भी वेसल नहीं है, ठीक है। ट्रेकिड्स जो हैं उनमें सेकेंडरी वुड के अंदर ब्रॉडेड पिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती है। बॉर्डेड पिट्स का मतलब क्या होता है? ब्रॉड साइज की कुछ चौड़ी सी जो है वो सुराख बन जाते हैं, उन्हें ब्रॉडेड पिट्स कहा जाता है। वो एक से दूसरी जगह मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। इसके अलावा ट्रेकिड्स जो है उनकी वॉल स्क्लेरिफॉर्म होती है विथ थिकनिंग। स्क्लेरिफॉर्म का मतलब उसके ऊपर जो है वो डेपोजिशन होगी। फ्लोएम जो है वो विदाउट कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों टाइप की है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर एब्सेंट है जिम्नोस्पर्म में। सम टाइम ऐसा होता है कि बल्बिल का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उस तरह हो सकती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपने पढ़ लिया इसकी सेकेंडरी ग्रोथ, और उसके बाद रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जिम्नोस्पर्म, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स है हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस अगेन मीन्स कि यहाँ पर जो 2 तरह के आपके पास सीड्स की प्रोडक्शन, स्पोर्स की प्रोडक्शन होगी, माइक्रो और मेगा स्पोर्स, जो कि आगे मेल फीमेल की मीटोफाइट बना लेंगे, ठीक है। हेप्लॉइड जनरेशन होगी ये स्पोर वाली जो है, गेमीटोफिटिक। अच्छा, इसके अलावा माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो लार्जर हो सकते हैं, जैसे साइकस के मेंबर्स में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। मेगास्पोर्स की निस्बत जैसे हमने कहा कोन्स हैं, तो जो साइकस है वो बड़ी कोन बनाता है मेल, और जो फीमेल कोन है वो उसकी छोटी होती है, जबकि कुछ में इक्वल साइज की भी हो सकती है। इसी तरह जो पोलन स्पोर है, सीड स्पोर है, उनके लिए हम फिर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर
की जगह हम पोलन या फिर सीड स्पोर की बात कर लेते हैं। फिर इसके अलावा माइक्रो और मेगा स्पोर्स जो हैं वो दोनों हैप्लॉइड हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये जो है वो आगे गेमीटोफाइट में डेवलप हो रहे होते हैं स्पोर्स। स्पोरेंजिया उसी तरह से माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। माइक्रोस्पोर मेल गेमीटोफाइट और मेगास्पोर फीमेल गेमीटोफाइट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब मेगास्पोर के अंदर न्यूसिलस टिश्यू जो है वो है मौजूद है, जिसमें ओव्यूल होता है। न्यूसिलस टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें ओव्यूल है। एक ही सिंगल मेगास्पोर जो है वो सरवाइव करता है। वैसे यहाँ पर दो या दो से ज्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं जिन्हें हम आर्चिगोनिया कहते हैं, जो कि बाद में फीमेल गेमीटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। स्पोरोफिल की बात करें तो माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल्स हैं जो कि अरेंज हुए हुए होते हैं इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रोबिलाई। कौन बना लेते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। तो स्पोरेंजिया कहाँ बनते हैं? स्पोरोफिल यानी स्पेशलाइज्ड फर्टाइल लीव्स होते हैं जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं, वहां स्पोरेंजिया बनते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे उन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया, और जो मेगास्पोर बनाएंगे उनको हम जो मेगास्पोर्स बनाते हैं उन स्पोरेंजिया को हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। जबकि वो लीव्स जो कि माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल्स, और जो मेगास्पोरेंजिया की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उन्हें हम मेगास्पोरोफिल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये सेम बात है कि अब याद रखना है माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाएंगे और उनसे मेल गेमीटोफाइट, जबकि मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिया और वहां से मेगास्पोर्स देन जर्मिनेशन होगी इनटू फीमेल गेमीटोफाइट, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिएट को मेल स्ट्रोबिला और माइक्रोस्पोरेंजिएट को मेल स्ट्रोबिला और मेगास्पोरेंजिएट को फीमेल स्ट्रोबिला का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं जो फीमेल स्ट्रोबिलाई है वो पाइनस की कुछ स्पीशीज में मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं, जबकि साइकस में मेल प्लांट अलहदा है और फीमेल प्लांट अलहदा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया साइकस का मेल प्लांट और तरह का है और फीमेल प्लांट और है। मेल स्ट्रोबिलाई की बात करें तो मेल स्ट्रोबिलाई जो है वो उसमें कॉन्स का साइज वेरी करता है। जैसे हमने कहा पाइनस जो है वो मोनोइशियस है, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों कॉन्स लगती हैं, तो जो उसकी मेल कॉन है वो ग्रुप्स की फॉर्म में और वो छोटी ही होती है साइज में, जबकि साइकस की मेल कॉन एक ही होती है और वो बड़ी होती है साइज में, ठीक है। तो वो लीफ बेरिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं स्पेशलाइज्ड जिनमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगते हैं, तो वो स्पेशलाइज्ड लीव्स जो है वो स्पोरोफिल्स कहलाते हैं, ठीक है, जिन पर स्ट्रोबिलाई होते हैं। माइक्रोस्पोर की बात करें तो ये यूनिन्यूक्लिएट और हैप्लॉइड है। इसी तरह से वॉल डबल लेयर होती है, दो लेयर्स हैं, बाहर वाली एक्साइन और अंदर वाली एंटाइन कहलाती है उसी तरीके से। फीमेल स्ट्रोबिलाई की बात करें तो फीमेल स्ट्रोबिलाई या कोन जो है वो मेल्स की निस्बत उसमें वेरिएशन आपको नजर आती है, साइज में भी, फिर प्लांट में किस पोजीशन पर लगी हुई है और उनकी शेप क्या है, ठीक है। इसमें मेन एक्सिस के ऊपर लीव्स अरेंज हो जाती हैं जिन्हें मेगास्पोरोफिल कहते हैं, उनके ऊपर फिर जो है वो मेगास्पोरेंजिया लगते हैं जो कि बाद में कोन्स बनाते हैं और उन कोन्स में ओव्यूल होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि यही माइक्रो और मेगास्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो मेल और फीमेल गेमीटोफाइट बना लेते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने मेल गेमीटोफाइट बताया हुआ है कि उसके अंदर 3 सेल्स मौजूद हैं। एक होता है प्रोथेलियल सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियाई। ये अब आपने याद रखना है कि जब भी माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो मेल गेमीटोफाइट बनेगा। मेल गेमीटोफाइट एंडोस्पोरिक यानी वो स्पोर के अंदर से ही बनता है, अंदर ही बनता है। उसमें कुछ सेल्स होते हैं पोलन चैम्बर में, प्रोथीलियल सेल है, जनरेटिव सेल है और ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। वो इस तरह से कि ये जो है आपके पास ये स्पोर था, ये जर्मिनेट करेगा तब बनना है ना मेल गेमीट। तो एक जो है दो न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है बेसिकली प्रोथीलियल सेल न्यूक्लिया और दूसरा होता है जनरेटिव। जनरेटिव फिर आगे डिवाइड हो जाता है और ट्यूब न्यूक्लियस बन जाता है और साथ में स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम पोलन ग्रेन का नाम भी देते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका। फिर हम बात करते हैं फीमेल गेमीटोफाइट की। फीमेल गेमीटोफाइट में जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो साइज में लार्ज होता है और उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती चली जाती है। जो इसके सेल्स हैं वो अपने अंदर फूड मटेरियल स्टोर कर लेते हैं, जिसे रिजर्व फूड मटेरियल कहते हैं, ताकि डेवलपमेंट के दौरान उन्हें फूड की कमी ना हो। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है एट द पेरीफ्री एंड प्रोसीड टुवर्ड द
सेंटर, ठीक है, वॉल भी बन रही होती है इसके अंदर। ओव्यूल जो है वो उसकी वॉल थिकनेस में इंक्रीज होती जाती है, और सुपरफिशियल सेल्स जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर मौजूद होते हैं वो आर्चिगोनिया बना लेते हैं। माइक्रोपाइलर एंड वो पॉइंट होता है जहाँ से वाटर ने एंटर होना होता है इम्बाइबेशन के थ्रू, तो वहाँ पर आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट होती है। आर्चिगोनिया अगर आप देखें, उनका नंबर टू मैनी हो सकता है, जैसे साइकस में 2 है, पाइनस में मैनी है, ठीक है। तो टेक्सस में 4 है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है उसमें। उसी तरह से आपके पास लार्ज एग सेल होगा जिसे हम ओवम कहते हैं, ऊपर से एंट्री के लिए नेक कैनाल सेल, और नीचे जो है वो बेसल वेंटर कैनाल सेल्स होते हैं जिसमें ये मौजूद होता है एग सेल, ठीक है। पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ओव्यूल नेकेड है, बाहर ही मौजूद है। तो पॉलिनेशन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आसान है, विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होती है और समटाइम एनिमल्स के थ्रू होती है। पॉलिनेशन में आपको पता है ना, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, मेल पार्ट से फीमेल प्लांट पार्ट की तरफ प्लांट के, तो फर्टिलाइज करते हैं एग के साथ। तो यहाँ पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है या फिर एनिमल्स के थ्रू होती है, या ऐसा होता है कि स्टिकी फ्लूइड के साथ ये एडहेयर हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर चिपक जाते हैं, और फिर जो है वो अंदर ओव्यूल तक चले जाते हैं। उसे हम पोलिनेशन ड्रॉप का नाम देते हैं कि अगर स्टिकी फ्लूइड की मदद से ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन एग सेल तक तो इसे पोलिनेशन ड्रॉप कहते हैं। अच्छा, ये लिक्विड जो है जैसे ही ड्राई होगा, फौरन से मेल गिमीटोफाइट जो है वो रिट्रैक्ट होगा और वो मूव कर जाएगा ओव्यूल के अंदर। इस तरह से माइक्रोपाइलर एंड वाटर एब्जॉर्ब करके एंट्री प्रोवाइड करता है इस पोलन ग्रेन को ओव्यूल तक, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है कि बेसिकली क्या चीज़ बन रही होती है, पोलन ट्यूब बन रही होती है जो फर्टिलाइजेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन, सिर्फ ये याद रखें कि जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करते हैं एग सेल के साथ, आर्चिगोनियम में एंटर होते हैं और रिलीज आगे कर देते हैं नॉन मोटाइल स्पर्म डायरेक्टली इनटू इट, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है ये सक्सेसफुल ट्रांसफर में हेल्प करती है कि आराम से जो स्पर्म है वो इजीली एग सेल तक पहुंच जाए और ड्यूरिंग ट्रांसफर वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। एक यहाँ टर्म दी हुई एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से होती है। न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है और फ्रीली होती चली जा रही है, जिम्नोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है। आपने याद रखना है कि एम्ब्रियो जो है वो सबसे पहले डिवाइड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है इनटू अ सस्पेंसर सेल। वो सस्पेंसर सेल रेडिकल, हाइपोकोटाइल, प्लम्यूल और आगे कॉटिलिडन बनाने में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है इसके अंदर कि सस्पेंसर सेल है बेसिकली जो उसके अलावा रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्लम्यूल और कॉटिलीडन जो है वो इन्वॉल्व है बनाने में। हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल आपको पता ही होगा। हाइपोकोटाइल कहते हैं जब पहली बार सीड से कोई पार्ट बाहर आता है जो कि रूट और शूट बनाने में इन्वॉल्व है, डेट इज हाइपो एंड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल से शूट यानी प्लम्यूल अराइज होता है और हाइपोकोटाइल से रेडिकल और फिर रूट राइज होती है। रेडिकल आप वो पॉइंट याद रखें जहाँ से रूट ने निकलना है, और प्लम्यूल ने शूट को अराइज करना है। तो प्लम्यूल कहाँ से बनेगा, एपिकोटाइल से, और हाइपोकोटाइल से क्या बनेगा, रेडिकल, ठीक है, ये याद रखना है। पॉली एम्ब्रियोनी एक टर्म दी हुई है। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सेवरल एम्ब्रियो इन अ सिंगल गेमीटोफाइट। पॉली मीन मैनी और एम्ब्रियो मीन्स एम्ब्रियो, यानी एक ही गेमीटोफाइट में अगर बहुत सारे एम्ब्रियो बन रहे हैं तो उसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि एक से ज्यादा आर्चिगोनिया फर्टिलाइज करके एक से ज्यादा जाइगोट बना ले, और हो सकता है क्लेवेज पॉली एम्ब्रियोनी हो, यानी जब जाइगोट एक सेल था उसे डिवाइड किया 2 सेल स्टेज में, दोनों सेल्स ने इकट्ठा रहना था क्योंकि उसने मल्टी सेलुलर प्लांट बनाना है, लेकिन वो इकट्ठा रहने की वजह से सेपरेट हो जाए उसी वक्त और दोनों जाइगोट के तौर पे बिहेव करें, तो फिर ये क्लेवेज एम्ब्रियो है कि वो डिवीजन की वजह से भी है, ठीक है। तो इस तरह से समटाइम पोली एम्ब्रियोनी क्लेवेज एम्ब्रियोजेनी की वजह से भी हो जाती है, और समटाइम डायरेक्ट बहुत सारे आर्चिगोनिया बहुत सारे एग बनाकर फर्टिलाइज करवा देते हैं स्पर्म के साथ या पोलन ग्रेन के साथ, तो इसीलिए इसको भी पोली एम्ब्रियोनी ही कहा जाता है। सीड फॉर्मेशन की बात करें तो जो सीड फॉर्मेशन है वो बेसिकली, उसमें आपको पता है इसमें फर्टिलाइजेशन होगी, ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल से चेंजेस आएगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा,
अब ओव्यूल के अंदर जो है वो बेसिकली एम्ब्रियो भी मौजूद है, इसके अलावा उसमें फूड स्टोर हुआ हुआ है जिसे हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म का। न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये, जहाँ पर सारा काम हो रहा है। ठीक है, इसमें कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे न्यूसिलर कैप का नाम देते हैं, जो मेच्योर सीड के अंदर होती है। और एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड जो कि सीड की जर्मिनेशन के दौरान वाटर एब्जॉर्ब करता है। अंदर फ्लैशी लेयर होती है जो ओव्यूल में थिन लेयर की है, जिस और वो परसिस्ट करती है ओव्यूल के अंदर एज अ सीड कोड। उसको टैगमन का नाम देते हैं। फिर मिडल स्टोनी लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, उसे टेस्टा कहते हैं। ये सीड के पार्ट्स बताए, सबसे बाहर टैगमन होती है, उससे अंदर जो है वो टेस्टा होता है, सीड कोड जो है। ठीक है, फिर जो है वो फ्लैशी लेयर जो है वो ओव्यूल की डेवलप होती है। ठीक है, जो हम बाद में कहते हैं फर्दर डेवलप हो जाती है। टेस्टम जो है उसके अलावा ये स्टोमेटा को जो है वो अपने अंदर डेवलप कर लेती है ताकि सम टाइम फोटोसिंथेसिस के काम भी आ सके वो। ठीक है, स्टोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो सके। बेसिकली फोटोसिंथेटिक तो नहीं होता सीड, लेकिन गैसेस एक्सचेंज जरूर हो रही होती है कि ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के दौरान ज़रूरत है तो ऑक्सीजन ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो साइकस और जिनको के अलावा जितने भी सीड्स हैं जिम्नोस्पर्म के, वो डॉर्मेंट रहते हैं, यानी कि उन वो रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, फिर उसके बाद जर्मिनेट करते हैं जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, इसकी जो जर्मिनेशन है सीड की वो एपीजियल है। एपीजियल वर्ड का मतलब होता है कि सीड नीचे और कॉटिलीडन ऊपर रह जाती है। कॉटिलीडन फूड स्टोरेज के लिए होती है, जर्मिनेशन के दौरान कॉटिलीडन ऊपर और सीड नीचे हो जाता है, इसे हम कहते हैं कि एपीजियल ग्रोथ है। ठीक है, ये सारा जिम्नोस्पर्म का मेंबर्स की जर्नल करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने आज स्टडी की है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि ये ट्रीज जो हैं मोस्टली इसमें एग्जिस्ट करते थे, दीज आर सोर्स ऑफ टिम्बर। उसमें नेशनल ट्री हमारा सिड्रस देवदारा है। ठीक है, इस यहाँ पर ना स्पीशीज के नेम जोड़ गए हैं, जोड़ जोड़ के लिखे हुए हैं, या आपने सेपरेट लिया है। सिड्रस है, देवदारा से अलग है स्पेलिंग, पाइनस है उसके बाद स्पीशी के स्पेलिंग अलग वो लिखने हैं आपने। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इसकी लकड़ी को। रेजन्स का सोर्स है, आपको पता है ये इनकी जो डेड वुड हो जाती है उसके अंदर अपने अंदर कुछ केमिकल स्टोर कर लेते हैं जो इनऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं। तो ये जो है वो अपने अंदर स्पेशलाइज्ड, इनके पास केनाल या डक्स होती हैं जो रेजन केनाल्स कहलाती हैं, जहाँ पर ये रेजन्स को स्टोर करते हैं, जो बहुत सारे वार्निशेस में, मेडिसिन प्रेपरेशन में, पेपर साइजिंग में और बहुत सारी जगहों पर यूज़ होते हैं। फिर एसेंशियल ऑयल्स बनाने के काम आते हैं। एसेंशियल ऑयल्स की एक ख़ास अरोमा होती है, खुशबू होती है। तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे पाइनस की कुछ स्पीशीज़ है, ऑयल जो है वो सिड्रस की कुछ स्पीशीज से ऑब्टेन किया जाता है। टर्पिटाइन ऑयल जो है वो पाइनस की स्पीशीज से निकाला जाता है, जो सॉल्वेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं पेंट्स के अंदर। इसी तरह वार्निशेस और थिनर वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये इसकी जर्नल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है जो हमने इसके अंदर स्टडी करनी है। इसके अलावा फैटी ऑयल्स जो है वो हम इनसे आइसोलेट करते हैं। ठीक है, पाइनस की बहुत सारी स्पीशीज से जो फूड के तौर पे यूज़ किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में हम वुड पल्प जो है वो इसका यूज़ करते पेपर बनाने में। जैसे पाइसिया स्मिथियाना की स्पीशीज़ हैं, एबी स्पिंड्रो है, इनको हम यूज़ करते हैं। पाइनस रॉक्स बढ़ जाएंगे, इनमें से निकाला जाता है वुड पल्प और उसे हम पेपर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन के तौर पे हम बहुत सारी जो है स्पीशीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एफिड्रीन, ये एफिड्रा से निकलता है जो कि अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, हे फीवर के इलाज के लिए, और जो गर्दन तोड़ बुखार होता है, और ब्रोंकियल ट्रबल्स, जो ब्रोंकाई में प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेक्शंस होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह टेक्सस बकाटा है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कफ, एपिलिप्सी, मिर्गी को इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर फूड का सोर्स इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म्स ह्यूमन बींग्स को फूड भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे साइकस से जो है वो सैगो निकालते हैं, इसको सैगो पाम भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह चिलगोजा हम पाइनस जिरार्डियाना से लेते हैं जो हम खाते हैं, एडिबल प्लांट है। इसी तरह जिनेटम जो है उसे हम एज अ वेजिटेबल उसके लीव्स को या स्ट्रॉबिलाई को कुक करके खा सकते हैं।
इस तरह बहुत सारी स्पीशीज ऑर्नामेंटल है, जैसे साइकस जिनको की स्पीशीज ऑर्नामेंटल है, जूनिपेरस थोजा ऑर्नामेंटल ट्रीज है, एफिड्रा भी समटाइम ऑर्नामेंटल हम ग्रो करवाते हैं। तो ये ओवरऑल इसकी सारी इंपॉर्टेंस है। एफिनिटीज आपने खुद से पढ़ लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये रिजेम्बलेंस है टेरिडोफाइट्स के साथ, एंजियोस्पर्म्स के साथ। तो आपने टेरिडोफाइट्स पढ़ ली है कि किस तरीके से टेरिडोफाइट्स से ये मिलते हैं और कहाँ कहाँ पॉइंट्स पर ये डिफरेंट होंगे, या पॉइंट्स आपने अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। एंजियोस्पर्म हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो आपको एंजियोस्पर्म का भी डिफरेंस पता चल जाएगा कि किस तरह जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर वो डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ अगर एक जर्नल लाइफ साइकिल हम देखें जिम्नोस्पर्म्स का, तो ये देखें आपको यहाँ पर शो किया मेच्योर स्पोरोफाइट है, मेच्योर स्पोरोफाइट से ओव्यूलेट कोन बन रही है, ठीक है। मियोसिस हो रही है, उसमें से मेगास्पोर बन रहा है। ओव्यूलेट कोन का यही मतलब है ना कि वो कोन बना रहे हैं, फीमेल कोन है ये, ठीक है। मेगास्पोर बन गया। इसी तरह से जो माइक्रोस्पोर है वो भी प्रोड्यूस हुआ होता है। इस मेगास्पोर के अंदर जो है वो बेसिकली फीमेल गेमीटोफाइट में जर्मिनेशन है, और माइक्रोस्पोर की आगे मेल गेमीटोफाइट के अंदर जर्मिनेशन है। दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं, एक्सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाती है पोलन ग्रेन की, तो ये बन जाते हैं जाइगोट। फिर उसमें उन्होंने आगे बताया हुआ है कि बेसिकली जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियो से फर्दर सीड फॉर्मेशन हो रही है, और सीड दोबारा से जर्मिनेट करके मेच्योर स्पोरोफाइट बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको दो कौन स्टार्ट में बता दी, मेल फीमेल। मेल से जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो बनते हैं और आगे मेल के मीटोफाइट में डेवलप होते हैं, और फीमेल से मेगास्पोर और फाइनली फीमेल के मीटोफाइट, दोनों में एग और पोलन ग्रेन की फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड फॉर्मेशन, और सीड से फाइनली जो है वो दोबारा मेच्योर प्लांट बन जाता है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास जिम्नोस्पर्म के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक। इसके जिम्नोस्पर्म के 3 मेंबर्स हमने करने हैं, और होपफुली इसी वीक में हमारी पेपर ए बुक खत्म हो जाएगी। उसमें साइकस, स्पाइनस और एफिड्रा, ये 3 मेंबर अब रह गए, और ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से लाजमी एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, इन तीनों में से किसी भी मेंबर को, ठीक है। वो मेंबर्स हम एक एक, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी, तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम मूव करें एंजियोस्पर्म पर। एंजियोस्पर्म पेज 439 पर है आपकी बुक में। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है उसकी अगर हम बात करें, तो एंजियोस्पर्म में सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, जिनमें फ्लावर और फ्लावर के बाद फूड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट बॉडी की अगर आप बात करें, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव 2 ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव में आपको पता है रूट, स्टेम और लीफ है, जबकि रिप्रोडक्टिव में फ्लावर्स और फ्रूट आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं जो इनके अंदर बनते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन में रूट्स वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए हैं, लीव्स फूड की मैन्युफैक्चरिंग यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, और स्टेम सपोर्ट के लिए भी हैं, और वैसे समटाइम फोटोसिंथेटिक भी होते हैं वो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फ्लावर है, जिनका साइज स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है, और इनका काम फ्रूट और सीड्स की प्रोडक्शन करना है। फ्लावर से बनते हैं फ्रूट और सीड। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो आपकी बुक में बना हुआ है, आपने यही प्रैक्टिकल कॉपी में ड्रॉ करना है एट द एंड। इसमें रूट आपको दिखाई हुई है, स्टेम है, ऊपर लीव्स निकले हुए हैं, लीव्स के ऊपर बर्ड्स हैं जिन्हें हम टर्मिनल बर्ड्स कहते हैं। फ्लावर निकल रहे हैं, फ्लावर पेडंकल के साथ अटैच हुए हुए हैं स्टेम के साथ, जबकि लीव्स जो है वो नोड से निकल रहे हैं और वो पेटियोल के साथ अटैच हुए हुए हैं स्टेम के साथ। उसके अंदर मिडरिब है, एक मेन वेन है जिसे हम मिडरिब कहते हैं, जो यहाँ आपको हर एक लीफ के अंदर नजर आ रही है, ठीक है। ये वाली वेन जो है सेंट्रल वेन। फिर इसके बाद जो है वो आप देखें लीफ का ये जो बाहर वाला मार्जिन है, इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं, ठीक है। कुछ लीव्स जो है एक्सिस से अराइज हो रहे हैं, इसलिए एक्सियल लीव्स, उन्हें एक्सिलरी लीव्स भी कहा जाता है। कुछ बर्ड्स एक्सिस से निकल रहे हैं, उन्हें हम एक्सिलरी बर्ड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास सारी एंजियोस्पर्मिक है प्लांट। इसके जो मेन प्लांट है वो भी कौन सा है, डेट इज ऑल्सो स्पोरोफिटिक प्लांट, डेट इज डिप्लॉयड जनरेशन। लाइफ साइकिल में गेमीटोफाइट भी बनेगा, लेकिन डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है, जो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली हर तरह से डिफरेंट आगे जो है वो स्पोर्स बना रहा है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। फ्लावर इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है।
फ्लावर का आपने जो है वो ये फ्लावर भी ड्रॉ करना है इन प्रैक्टिकल कॉपी, ठीक है। उसका आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखें, ये यहाँ ज़्यादा क्लियर है। फ्लावर के अगर आप देखें तो पार्ट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं। सबसे पहले दो पार्ट्स जो हैं वो इसके नॉन रिप्रोडक्टिव हैं, जो सबसे बाहर होते हैं। फ्लावर का ये वाला जो पार्ट है इसको हम थैलमस का नाम देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो आपके पास यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन कलर की सेपल्स और ये येलो कलर की पेटल्स। सेपल्स जो है अगर एक है तो सेपल है, अगर आप कंबाइन करके एक यूनिट बनाते हैं तो हम इसको कैलेक्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो है पेटल, अगर ये एक है तो पेटल है, अगर कंबाइन यूनिट की बात करें तो हम इसको करोला कहते हैं। ये आपने टर्म्स याद रखनी है, ये हमने पेपर बी में फैमिलीज के अंदर भी डिस्कस करनी है। तो कैलेक्स एप्पल्स हैं ग्रीन, और करोला जो है वो पेटल्स होती हैं दैट आर इन कलर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव है, क्योंकि सेपल्स का काम क्या होता है, सेपल्स का काम है प्रोटेक्शन देना। जब फ्लावर बर्ड की फॉर्म में बांध है, कली की शक्ल में है, और जब वो खुल जाता है तो पेटल्स बाहर आ जाती हैं, एक्सपोज हो जाती हैं, और इनका काम जो है वो अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ। जितने ज़्यादा इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे उतना पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर हो सकते हैं ड्यूरिंग पोलिनेशन, ठीक है। जितना ब्राइट कलर होगा पेटल का उतने ही ज़्यादा ट्रांसफर होती है। फिर सम टाइम आप सेपल और पेटल में फर्क नहीं बता सकते कि इनमें सेपल कौन सी है पेटल कौन सी है। वो ग्रीन ही हो सकती है या वो कोई कलर भी हो सकता है सेपल्स का भी। उस टर्म को हम कहते हैं कलेक्टिवली पेरियंथ, जिसमें आप सेपल और पेटल में फर्क ना बता सकें, वो पेरियंथ कहलाता है। थैलेमस को रिसेप्टिकल का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। ये देख लें, उन्होंने पेरियंथ भी शो किया कि समटाइम इन दोनों को हम कंबाइन करके पेरियंथ कहते हैं। फिर आ जाता है मेल और फीमेल पार्ट, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये मेल पार्ट है एंड्रोशियम, ये जो यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, ठीक है, ये एंड्रोशियम है, जिसके नीचे फिलामेंट होता है और ऊपर ये चैम्बर है, पोलन चैम्बर, जिसको हम एंथर का नाम देते हैं। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं। एक होगा तो एंड्रोशियम है, सारे कलेक्टिव कर लें हम बात तो फिर स्टेमन कहलाता है। ये वाला जो है डेट इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, जिसे हम कार्पेल कहते हैं, ठीक है। एक होगा तो हम उसको कहेंगे सिंपल कि वो हमारे पास कलेक्टिव यूनिट जो है वो कार्पेल है, वैसे इसे मेगास्पोरोफिल का नाम देते हैं। यहाँ पर तीन पार्ट है, ऊपर स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन अटैच होता है, ये वाला पोलन ग्रेन जो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आया, स्टाइल है नीचे, और फिर उसके नीचे ओवरी है, स्वेलन पार्ट, और इस ओवरी के अंदर ये ओव्यूल लगे हुए हैं जिसको हम मेगास्पोरेंजियम का नाम देते हैं, ठीक है। तो दो तरह के आपने देखे स्पोरेंजिया बने, ऑन माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल ने माइक्रोस्पोरेंजिया बनाए। हर एंथर में दो लूप्स होते हैं, यानी कि दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बना रहे हैं। जबकि इसके अंदर एक न्यूट्रिटिव लेयर भी होती है, टैपेटम जिसे हम नाम देते हैं, उसका काम इसको फूड प्रोवाइड करते रहना है। हमेशा मियोसिस के बाद स्पोरोजीनस सेल डिवाइड होगा, फोर नए स्पोर्स के अंदर जो टेट्राड स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, जो जर्मिनेट करके मेल गेमीटोफाइट बनाएंगे। जबकि माइक्रोस्पोर का अपना स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, यूनी न्यूक्लियट, सिंगल न्यूक्लियस वाला ही होता है। दो लेयर होती है, बाहर वाली थिक और क्यूटिकुलराइज्ड होती है, यानी क्यूटीन मौजूद हो सकती है, एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली थिन होती है, जिसे हम इंटाइन का नाम देते हैं। एक्साइन में एक या एक से ज्यादा थिन प्लेसेस होती है, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। एक्साइन स्पाइनस भी हो सकती है, यानी बाहर की तरफ कुछ कांटे की शक्ल की आउटग्रोथ निकली हुई हो, या उसके ऊपर किसी किस्म की ऑर्नामेंटेशन हुई हुई हो, यानी कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर एक्साइन लेयर के ऊपर मौजूद हो सकता है। कार्पेल की बात करें, बेसल स्वेलन पोर्शन उन्होंने कहा ओवरी है, ठीक है। उसके वो स्टॉक के साथ अटैच हुई भी होती है, ऊपर स्टाइल है, फिर उसके ऊपर जो है वो स्टिग्मा मौजूद है, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, और वो स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन को कैप्चर करता है। स्टाइल इजी ट्रांसफर के लिए है एग सेल तक यानी ओव्यूल तक, जहां पोलन ग्रेन एग के साथ फर्टिलाइज कर जाता है। ओव्यूल की बात करते हैं तो ओवरी जो है उसमें एक एक से ज़्यादा ओवल बॉडीज, जिसे ओव्यूल कहते हैं। स्पेशलाइज टिश्यू है जो कि प्लेसेंटा उसके अंदर है, ये जो आपको सारा पार्ट नजर आ रहा है प्लेसेंटा है, जिसके अंदर ओव्यूल अरेंज हुए हैं, इसीलिए ओव्यूल की अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ओव्यूल जो है वो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो डायरेक्टली आपको लग रहा है ना अटैच हुए हुए, वैसे एक शॉर्ट स्टॉक के साथ ही जुड़े होते हैं, उसको फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल की मेन बॉडी जो है
वो अटैच हुई स्टॉक के साथ एक पॉइंट है जिसे हम हाइलम कहते हैं, यानी वो पॉइंट जहां से ओव्यूल अटैच हुआ हुआ है उस स्टॉक यानी फ्यूनिकल के साथ, उस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं। मेन बॉडी जो ओव्यूल की है वो सारी स्पोरोजीनस है, उसमें न्यूसिलस है, न्यूसिलस के इर्द गिर्द बाहर कवरिंग होगी जिसको इंटेग्यूमेंट्स कहेंगे, जो उसको प्रोटेक्शन दे रही है। इसके अलावा उसमें वो पॉइंट जहाँ से वाटर एंटर होता है उसको हम माइक्रोपाइलर एंड भी कहते हैं। ये ओव्यूल का या मेगास्पोर का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। जंक्शन जहां पर न्यूसिलस इंटेग्यूमेंट्स के साथ जुड़ता है उसे चिलेजल एंड कहते हैं। ये चिलेजल एंड आपको शो किया हुआ है। चिलेजल एंड क्या है? वो पॉइंट जहां से, वो जंक्शन पॉइंट जहां पर, वो पॉइंट जहां से न्यूसिलस जुड़ रहा है इंटेग्यूमेंट के साथ, कवरिंग के साथ, ठीक है। न्यूसिलस मेगास्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे अगर आप देखें तो ओव्यूल जो है उसे हम इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। हम देखें ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चिलेजल एंड है, ये वो पॉइंट इसमें बाहर कवरिंग नजर आ रही है जिन्हें इंटेग्यूमेंट्स हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। न्यूसिलस अंदर सारा न्यूसिलस है, ठीक है। न्यूसिलस का साइज बड़ा होता है, इसको मेगास्पोर मदर सेल भी कहते हैं, डिवाइड करता है और मेगास्पोर्स बनाता है, टेट्राड ही होते हैं अगेन, ठीक है। एम्ब्रियो सैक भी इसको कहते हैं, इसको फीमेल गेमीटोफाइट भी कहते हैं। अब फीमेल गेमीटोफाइट आपको पता है मेल हो या फीमेल हैप्लॉइड है, रिड्यूस्ड है, क्योंकि यहाँ स्पोरोफिटिक जनरेशन मोस्ट कॉमन है। तो यहाँ पर फीमेल गेमीटोफाइट की अगर हम बात करें तो फीमेल गेमीटोफाइट में आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, 8 न्यूक्लिएट होते हैं, 8 न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद है। इसको एग अपरेटस भी कहते हैं। आप देखिए ये एक्सेल है, एक्सेल के साथ दो हेल्पिंग सेल है, सिनर्जिड्स का नाम देते हैं। ये सेंट्रल सेल है जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यही बाद में फर्टिलाइज करता है एक और स्पर्म के साथ। एक तो एग की फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक इसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है पोलर न्यूक्लियाई की, दो स्पर्म आते हैं इकट्ठे। ये जो है वो डिप्लॉयड है ना, दो न्यूक्लियस है, तो बाद में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस में, यानी 3 न्यूक्लियस, वो होता है एंडोस्पर्म। वो फूड स्टोर कर लेता है, जब तक एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता तब तक वो इसको फूड देता रहता है। एग सेल फर्टिलाइज करके जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो बनाते हैं, यानी डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। और डबल फर्टिलाइजेशन याद रखना, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये और किसी के अंदर भी नहीं है, किसी भी प्लांट में नहीं होता, ना जिम्नोस्पर्म में ना किसी लोअर प्लांट में। लेकिन एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी एंडोस्पर्म बनता है बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद पोलर न्यूक्लियाई, और एग सेल के साथ फ्यूजन होती है स्पर्म की, तो जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रही होती है। आपको माइक्रोपाइलर एंड पे एग और सिनर्जिस्ट, जबकि चिलेजल एंड के ऊपर 3 सेल्स नजर आ रहे हैं, 3 न्यूक्लियस हैं जिन्हें हम एंटीपोडल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, जबकि सेंटर में डिप्लॉयड न्यूक्लियस मौजूद है। डबल फर्टिलाइजेशन हो गई। डबल फर्टिलाइजेशन से उसी तरह से एम्ब्रियो जो बनेगा वो सस्पेंसर सेल और बना लेगा, और एक टर्मिनल सेल होगा, वो बाद में कॉटिलिडन, एंडोस्पर्म और इस तरह के पार्ट्स में रूट और शूट के अंदर, प्लम्यूल और रेडिकल के अंदर डेवलप हो जाएगा। इसी तरह से मेल गेमीटोफाइट की बात करें तो मेल गेमीटोफाइट में बेसिकली पोलन ग्रेन होता है। वो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है तो पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब जो है वो बेसिकली उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और दूसरा स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, और वो दो होते हैं। मैंने आपको बताया ना, दोनों ही इसके साथ फर्टिलाइज हो रहे होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ये स्टिग्मा के ऊपर जाकर अटैच होते हैं, यानी कि ओवरी के साथ, ओवरी में एग के साथ फर्टिलाइज करने के लिए किसी भी तरीके से। अब वो डिपेंड करता है, चाहे ये विंड के थ्रू हो, चाहे वाटर के थ्रू हो, चाहे इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर हो, या एनिमल्स के थ्रू ट्रांसफर हो। ये ट्रांसफर इसका क्या कहलाता है? पोलिनेशन। तो इसमें अगर आप ये देखें तो ये आपको डायग्राम बुक में दी हुई है, ये भी आपने ड्रॉ करनी। ये आपको उन्होंने दिया हुआ फीमेल गेमीटोफाइट जो उल्टा ड्रॉ किया हुआ है, आपने इसको सीधा ड्रॉ करना है। और ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन था जो जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाई उसने। इसमें ये दो न्यूक्लियस हैं, एक ये न्यूक्लियस है, ऊपर वाला ये वाला ट्यूब न्यूक्लियस है, और ये जो दो है ये स्पर्म न्यूक्लियस बाद में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने याद रखनी है इसके साथ। अच्छा, इसके बाद एम्ब्रियो जो है वो ऑक्टेट टाइप है, ऑक्टेन टाइप है, यानी 8 सेल्स वाला है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट उसका कॉटिलिडन के साथ होता है। अबव द एक्सिस जिसे हम एपिकोटाइल कहते हैं, और अगर बिलो द एक्सिस होगा तो उसको हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। यानी कॉटिलिडन अगर ऊपर है, एम्ब्रियो नीचे है तो वो एपिकोटाइल है, अगर कॉटिलिडन नीचे और एम्ब्रियो ऊपर है तो वो हाइपोकोटाइल है। इसमें एपिकोटाइल से शूट
अराइज होती है, यानी पहले प्लम्यूल बनता है फिर शूट अराइज होती है, जबकि जो रेडिकल का पॉइंट है वो हाइपोकोटाइल से निकलता है, जो कि प्राइमरी रूट जो है वो बनाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये जो ग्रोथ है उसमें कॉटिलिडन का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एम्ब्रियो के साथ नीचे वाली साइड पर जो है हाइपोकोटाइल है, ऊपर वाली साइड पर एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल है प्लम्यूल, प्लम्यूल से शूट बननी है, और हाइपोकोटाइल जो है उससे रूट, और रूट किससे बनती है, रेडिकल से। ठीक है, ये याद रखना है। मोनोकॉट्स के अंदर एम्ब्रियो फिलामेंटस टाइप होता है, फिलामेंट की तरह का। ठीक है, इसमें जो है अगर आप देखें कॉटिलिडन टर्मिनल है, बिल्कुल टिप पर होती है, उसके अंदर प्लम्यूल होता है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस की टिप पर होता है, रेडिकल है इसके अलावा लोअर साइड के ऊपर। एंडोस्पर्म मैंने आपको बता दिया, जो ये पोलर न्यूक्लियर था उसकी फर्दर स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन के बाद ये न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसका काम एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अंदर फूड जो है वो स्टोर किया हुआ होता है इन सीड्स, जैसे पी, बीन, ग्राम, इन्हें हम एम्ब्रियोनिक सीड्स कहते हैं। ठीक है, सॉरी एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। और कुछ हैं जो कि जिनमें एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेता है अपने सारे फूड को, और जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का नाम देते हैं। सीड क्या है, सीड की शॉर्टेस्ट डेफिनेशन याद रखनी, इट इज अ राइपेंड ओव्यूल। पूरा ओव्यूल जब पक जाता है तो उसका सीड जो है वो इंटेगुमेंट सीड कोड बना लेती है, खुद वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ठीक, जिसके अंदर एंडोस्पर्म भी हो सकता है, एम्ब्रियो भी होता है। ठीक है, डाइकॉट में आपको पता है दो कॉटिलीडन्स होती है, जैसे चने को अगर आप बीच में से तोड़ें तो दो हिस्से हो जाते हैं उसके इक्वल, ये है टू कॉटिलीडन्स। तो डाइकॉट में दो कॉटिलीडन, जबकि मोनोकॉट में एक ही कॉटिलीडन मौजूद होती है। और ये कॉटिलीडन मैंने आपको बताया अगर एम्ब्रियोनिक एक्सिस से ऊपर से जुड़ी है तो एपिकोटाइल बना रही है, इसमें प्लम्यूल और शूट बना रही है, अगर नीचे से जुड़ी है तो हाइपोकोटाइल बनाएगी, जिसे हम कहते हैं रेडिकल अराइज करती है और रूट बना लेती है। फ्रूट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है राइपेंड ओवरी। ठीक है, ओवरी पूरी की पूरी पक कर किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। ठीक है, और फ्रूट में सीड्स बन जाते हैं। आपको पता है बाहर देखे पूरी ओवरी है, ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, उसके अंदर ओव्यूल्स हैं, वो ओव्यूल बन जाते हैं सीड। तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट और राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। ठीक है, और यही सीड्स बाद में सूटेबल प्लेस पर गिरकर जर्मिनेट कर जाते हैं इन न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे भी है। लाइफ साइकिल आपको दिखाया हुआ है। फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म का, मेच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट है, 2n है उसका नंबर। एंथर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और ओवरी बना रहा है, यानी मेल और फीमेल पार्ट फ्लावर के। एंथर से माइक्रोस्पोर्स बाय मियोसिस पोलन ग्रेन बन रहे हैं, और ओव्यूल से एग सेल बन रहा है, जो कि यहाँ वो पूरा ही उन्होंने एग अपरेटस दिखा दिया, जिसमें एग सेल भी है, स्नैडर्स भी हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी है। तो पोलन ट्यूब बन रही है आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, वो पहुंच जाती है कहाँ पर, जब वो स्टिग्मा पर अटैच होते हैं तो स्टाइल से होती हुई एक्सेल तक पहुंचती है। एक्सेल में मेगास्पोर मौजूद था, वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, एक स्पर्म की एग के साथ और दूसरे स्पर्म की एंडोस्पर्मिक जो टिश्यू था यानी पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इस तरह एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखें यहाँ पर ये आपको बाहर कवरिंग नजर आ रही सीड कोड, ये अंदर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये एम्ब्रियो है छोटा सा। ठीक है, बाद में यही सीड बना लेता है, ये सीड जर्मिनेट करता है तो दोबारा से मेच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये ओवरऑल लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक पूरा आ सकता है। तो ये आपने अच्छे तरीके से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के फीचर्स याद रखने। ये जर्नल डिफरेंस है एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स के दरमियान में। यहाँ सीड कोट की डेवलपमेंट है, फूड यहाँ पर भी अवेलेबल है, एम्ब्रियो मौजूद है, यहाँ पे फ्लावर है जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स अवेलेबल है, वो आप पूरा उसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं कि न्यूसिलस है, किस तरह अपरेटस बन रहा है, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर है। लेकिन जिम्नोस्पर्म से आगे फ्रूट की प्रोडक्शन नहीं होती, फ्लावर्स नहीं बनते, कोन्स लग रही हैं वहाँ पे। एंजियोस्पर्म में फ्लावर है और वहां से सीड की फॉर्मेशन हो रही है फ्रूट के, और बाद में फ्रूट फॉर्मेशन भी है। तो ये डिफरेंस है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के दरमियान। ठीक है, थैंक यू सो मच।